चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत। फेस्टिविटीज से कुछ ब्रेक लेंगे अब हम इस हफ्ते। वैसे आप सबको एक बार फिर से हमारी पूरी सीएनबीसी आवाज टीम की तरफ से हैप्पी दशहरा। खैर, मैं फ्राइडे को विश करके गया था आप लोगों को, पर लौट के आया हूं तो बनता है। 5 दिन काम करना है और इंटरेस्टिंग टाइम्स कह लीजिए शायद सामने खड़े। लास्ट वीक मार्केट लार्जली कंसोलिडेशन के मोड में नजर आया। ये पिछले एक महीने का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे, और पिछला हफ्ता जो है कह लीजिए कंसोलिडेशन के नाम। इससे प्रीवियस वीक आपको याद होगा एक तगड़ा करेक्शन बना था, 4.5% के आसपास निफ्टी में दबाव। तो ये वीकली परफॉर्मेंसेस निफ्टी के पिछले 5 हफ्तों के हैं, और ये पिछले हफ्ते की कहानी लास्ट में। पिछले हफ्ते महज 50 अंक कमजोर, -0.2% वीक ऑन वीक। ये रहा परफॉर्मेंस हमारा। इसलिए मैंने कहा कंसोलिडेशन के नाम पर यह हफ्ता इवेंटफुल है। हो सकता है बाजार डायरेक्शन की जो तलाश कर रहा है अब, वो शायद उसे मिल जाए। दोनों जगह हमारा और यूएस का रिजल्ट सीजन तूल पकड़ेगा। हमारे लिए कुछ बाजार के हैवी वेट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसे, और लिस्ट बहुत लंबी है निफ्टी 50 कंपनीज की, पर मैं बहुत प्रोमिनेंट नेम्स ही स्क्रीन पर रख रहा हूं। रिलायंस तो आज बाजार बंद होने के बाद ही अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रहा होगा। इसके अलावा वो ह्युंडई मोटर्स का वो जो मेगा आईपीओ 28,000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना है, कल से वो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। आज शाम को उसकी एंकर बुक का सारा अपडेट अपने सामने होगा। इसके अलावा आज शाम को हमारे इन्फ्लेशन का प्रिंट, और फ्राइडे को चाइना का जीडीपी नंबर, क्योंकि यूएस के साथ साथ अब चाइना की इंपॉर्टेंस बहुत हो गई है, उसके स्टिमुलस, इन सब के बीच वो डेटा पॉइंट्स इंटरेस्टिंग है। खैर, इन सब के बीच गिफ्ट निफ्टी कह रहा है इस नए हफ्ते की शुरुआत हल्की मजबूती के साथ होगी। 70-75 अंक हरे में शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 1/4 से 1/3% मजबूत। ग्लोबली मूड कैसा है? हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे चर्चा होनी है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हफ्ते के शुरुआती दिन हमें अप्रोच रखना है। लाइए जरा मूड दिखाइए। एशिया में निकाई, थाईलैंड के बाजार बंद हैं। थाईलैंड तो हम देखते नहीं है, लेकिन निकाई इंपॉर्टेंट है, वो आज कामकाज नहीं कर रहा है। जो खुले हैं ठीक है, लार्जली इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। और उसके बाद हमारा जो फ्राइडे का हैंडओवर यूएस से मिला था, वो तो वीकेंड हैंडओवर बुरा नहीं था। 1/3 से 1% का उछाल। एसएनपी और डाउ रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे बंद होते हुए नजर आए। वो तीसरे महाशय जो नास्डैक है, वो ऑलमोस्ट सिर्फ 2% ही दूर है अपने, वो भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के इर्द गिर्द ही इस समय कामकाज कर रहे हैं। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैटिश से रुझान के साथ ट्रेड करते हुए। तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि हमने फ्यूचर्स 3:30 बजे फ्राइडे को कहां छोड़े थे, आज सुबह कहां खड़े हुए हैं। हमने हर पैमाने पे कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी है, खासतौर पे डाउ की, जिसने फ्राइडे को बढ़िया आउट परफॉर्म करा। पर होरमाज अपना फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। कुछ हद तक नर्वसनेस थी 2 चीजों को लेकर। भाई, सैटरडे को कहा था चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हो सकता है स्टिमुलस वगैरह आएगा। दूसरा, हालांकि वो इजराइल की कैबिनेट ने कहा था, कुछ निकल के नहीं आया था, लेकिन डर सबका था कि वीकेंड में कुछ कर डालेगा। इन दोनों फ्रंट्स पे क्या अपडेट निकल के आया फ्रेश हफ्ते की शुरुआत में, और इसके अलावा कहाँ का नजर है? गुड मॉर्निंग आप। गुड मॉर्निंग आशीष। और आपने बागबान फिल्म देखी होगी, उसमें एक बच्चन साहब ने डायलॉग कहा है कि किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जब उम्मीदें टूटती है तो बड़ा दुख होता है। तो ये चीन के निवेशकों पर ये बड़ा सही लागू बैठता है, क्योंकि पहले भी उन्होंने उम्मीदें लगा रखी थी कि बहुत बड़ी स्टिमुलस की घोषणा होगी, ये होगा वो होगा, पहली बार भी नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री साहब वहाँ के कुछ घोषणाएं करेंगे, वो भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा तो सही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि अब सरकारी कर्ज जो है वो बढ़ाया जाएगा अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, जो उनका प्रॉपर्टी सेक्टर है उसे राहत दी जाएगी। मगर जो एक बड़े स्टिमुलस के फिगर की जो आशंका थी, हम शुक्रवार को भी बात कर रहे थे इस बात की कि कुछ $300 बिलियन के करीब का कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, वो नहीं हुआ। वो एक फिगर एक्शन नहीं हुआ।
ऑल टॉक नो एक्शन, वो एक चीज़ चीन से निराशा बनी हुई है। और चीन के बाजार भी अभी खुले हैं, शुरुआत तो अच्छी मजबूत हुई लेकिन अब थोड़े से गिरते हुए नजर आ रहे कह हैं। रहे हैं कि आगे और स्टिमुलस देंगे, ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया है कि कुछ सब खत्म? जो ब्रोकरेजेस है वो अब तक उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। जो HSBC ने एक नोट कही है, उन्होंने कहा है कि अभी भी वो 18 से 20% की अपसाइड देखते हैं यहाँ से बाजारों में। हाँ, यहाँ से। और नोमुरा ने जो कहा है वो कहा है कि अब जो फोकस है वो NPC, जो चाइना की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है, वहां पर अब फोकस होगा, जो इस महीने के अंत में होगी। वहां पर अगर कोई बड़ा स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हो सकता है, अगर वो हुआ तो उनका जो बुल केस का जो टारगेट है CSI 300 पे, वो भी उसे ओवरशूट कर सकता है, ये नोमुरा का मानना है। तो फिलहाल चीन से कोई बड़ा स्टिम्युलस नहीं आया है और उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में गिरावट आई है, मेटल्स की कीमतों में गिरावट आई है, तो एक वहां से चीन से निराशा निकल कर आई है। मगर बाकी के जो बाजार है, लेकिन आप एक CSI 300 को भी आप देखें तो वहां पे एक पहले से एक बात, शायद वो प्राइसिंग कर रहे थे, चाइना का बेंचमार्क जो इंडेक्स है, जो अपन शंघाई कंपोजिट दिखाते हैं, वही है वो क्या? नहीं, वो अलग है और CSI 300 अलग है। आप 18 सितंबर को CSI 300 ने एक लो बनाया था 3145 का, 3100 का। फिर एक रैली शुरू हुई इस उम्मीद में कि स्टिमुलस आएगा, छुट्टी पर जाने से पहले रिकॉर्ड बने, और छुट्टी से वापस आने के बाद भी 8 अक्टूबर को CSI 300 ने एक रिकॉर्ड बनाया था 4450 का। और शुक्रवार आते आते वो ऑलरेडी 500-600 पॉइंट उससे ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो एक उम्मीद ऐसी थी कि हाँ, अब शायद स्टिमुलस इस वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आए, लेकिन NPC में शायद अनाउंस हो जाए। तो अभी भी चीन में वो अनसर्टेनिटी, अभी मुसीबत टल गई, अपने लिए तो टल गई है, मगर उनके लिए शायद सरदर्द बनी रहेगा, जब वो बना रहेगा। ठीक है। मगर बाकी के बाजार जो है ग्लोबली तो अच्छे हैं। US के मार्केट्स का हैंडओवर आपने जैसे कहा अच्छा था, मार्केट्स अच्छे थे, डाउ और S&P 500 दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए, 5वां हफ्ता लगातार पॉजिटिव वीकली गेन्स थे। और वो क्यों हुआ? अब नैस्डैक 2% रिकॉर्ड हाई से दूर है, मगर वो अंडर परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि टेस्ला के शेयरों में फ्राइडे को बड़ी गिरावट हुई। उनकी रोबो टैक्सी की जो अनाउंसमेंट, जो लॉन्च था, वो अच्छा नहीं रहा वो निवेशकों के हिसाब से। तो 9% शेयर गिरे, शायद निवेशकों को मज़ा नहीं आया। तो वो एक चीज़ है। मगर JP मॉर्गन के अर्निंग्स अनुमान से अच्छे थे, तो स्टॉक वहाँ पर 4% ऊपर था। वेल्स फार्गो के मिले जुले नतीजे थे, प्रॉफिट जो मुनाफा था वो अनुमान से बेहतर था, मगर नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो गिर कर आई। मगर वेल्स फार्गो के शेयरों ने अच्छा है, मुनाफा अच्छा है, तो शेयर होल्डर्स ने उसे रिवॉर्ड किया 6% ऊपर। मूड ऐसा हो गया था, अदरवाइज रिजल्ट्स मिले जुले थे। मगर मैक्रो डेटा में भी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अनुमान से बेहतर था, और उस वजह से अब जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब अपना जो होलसेल इन्फ्लेशन आता वैसे उनका PPI। ओके, बिल्कुल। तो उस तरह से एक जो सस्पेंस बना हुआ था कि अब फेड क्या करेगा, वो भी अब थोड़ा थोड़ा खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो फेड वॉच टूल है जो अनुमान लगाते हैं कि कब कितने ब्याज दरें कटेंगी, तो फ्राइडे को हम कह रहे थे कि 85% प्रोबेबिलिटी है 25 बेसिस पॉइंट्स की, अब वो 90% हो गई है। ऑलमोस्ट सर्टन ये हो चुका है कि अब 50 ना सही 25-25 के 2 भी हो जाएंगे तो ठीक है। बाजार ने अभी पचा लिया, अभी मान लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो UBS ने भी कह दिया है कि अब S&P 500 दिसंबर आते आते 5900 तक जाएगा, 5800 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, और जून 2025 तक 6200 तक जा सकता है। अब तेल की कीमतों में गिरावट तो आई है, मगर वो जो इजराइल की जो डर की आप बात कर रहे थे, उस 2 हफ्ते हो गए, लेकिन 2 हफ्ते डराएंगे। 1 तारीख को हुआ था ईरान का अटैक, 2 हफ्ते हो गए, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए, और डर ये था कि इजराइल जवाब देगा। लेकिन कल रात को हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक कर दिया इजराइल पर, और वहां पर 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, 67 लोग घायल हो गए उस हमले में। तो अब तक वो एक क्लैरिटी नहीं है कि इजराइल किस तरह से जवाब देगा। तो इस वजह से जो हेज फंड्स है, उन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस थी तेल की, वो रिकॉर्ड स्तरों से काटी है। दिसंबर 2016 के बाद से रिकॉर्ड दर से शॉर्ट पोजीशंस काटी। तो अब ब्रेंट और WTI को मिलाकर जो कंबाइंड लॉन्ग पोजीशंस है, वो अब करीब करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। तो ये हेज फंड्स ये मानकर चल रहे हैं कि कभी ना कभी तो इजराइल जवाब देगा, और जब जवाब देगा तो तेल की कीमतों में उछाल आएगा। इस वजह से वो अपने शॉर्ट्स काट रहे हैं और लॉन्ग्स बढ़ा रहे हैं। आने वाले हफ्ते में भी अर्निंग्स वहाँ पे भी तूल पकड़ेंगी, यहाँ पर भी होंगी। गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े नतीजे आएंगे, नेटफ्लिक्स, मॉर्गन स्टैनली, TSMC के नतीजों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर अब जो एनवीडिया के नतीजे आएंगे उस पर शायद एक अनुमान मिल जाए, और जो मैक्रो डेटा आएगा वो तो आएगा ही। मगर फिलहाल चाइना को छोड़कर बाकी का ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है, शायद इससे हमारे बाजारों को थोड़ी राहत मिले। ये लीजिए भाई साहब, ब्यूटीफुली सम अप पूरा। जो वीकेंड पे 2 सरदर्द थे, मोटा मोटी कुछ निकल के नहीं आया, हैंडओवर बढ़िया है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव निकले। ना इजराइल का रिटेलिएशन हुआ है, ना चाइना ने कोई बहुत तगड़ा स्टिमुलस अब तक डोल आउट किया है। हाँ, ये जरूर है कि हॉर्मास की कमेंट्री के बीच में 70 पॉइंट ऊपर वाला गिफ्ट निफ्टी 40-45 हो गया है। कमेंट्री तो अच्छी थी भाइयों, आप लोग ठंडा क्यों कर रहे हो गिफ्ट निफ्टी को? वीरू से जान लिया जाए
अब निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच, वीरू हैंडओवर बढ़िया था, हमारे यहां शार्प डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा पॉज मोड में लास्ट वीक भारतीय बाजार चले गए। हमने सब पचा लिया, वो आरबीआई की बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी हो, टीसीएस के इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हो, सब डाइजेस्टेड। अब डेटा क्या कह रहा है, फ्रेश वीक का अप्रोच क्या रहेगा, निफ्टी बैंक पे हमारी रणनीति क्या होगी। गुड मॉर्निंग आपको भी। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आज की सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज़ अगर कोई है, जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, 27 सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम शुक्रवार का सेशन ऐसा रहा जिसमें एफआईएस ने इंडेक्स को शॉर्ट नहीं किया, एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। देखिए, बाय किया वो मैटर नहीं करता, बात यह है सेलिंग थमी, वो मैटर करता है। और शॉर्ट कवर किए 27 सितंबर से ताबड़तोड़, मतलब कहाँ 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, कहाँ 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। क्रिटिकल फॉर द डे सिर्फ ये कि एफआईएस का इंडेक्स पे सेल और शॉर्ट करने की टेंडेंसी जो है वो कल शुक्रवार को कम हुई। मैं आऊँगा उस पर, लेकिन पहले थोड़ा सा इंडेक्स को सम अप करते हैं। निफ्टी हमारे बेस 1 तक कोलैप्स हुआ शुक्रवार को, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, वो बेस 2 तक कोलैप्स हुआ, लेकिन मैंने दोनों में कहा था शॉर्ट नहीं करना है, बट कोई पुल बैक नहीं आया। आज की क्रिटिकल चीज़ ये है कि डीआईएस करीब 3731 करोड़ रुपए का बाय करके गए, एफआईएस ने कैश में सेल किया, नो डाउट अबाउट दैट, 4163 करोड़ का, करीब 4163 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर आप इंडेक्स में उनके आंकड़े देखें आशीष, तो इंडेक्स को उन्होंने करीब 316 करोड़ की काउंटर में बाय किया। और अब अगर आप मतलब उसके स्टैट्स को देखें तो उसमें 240 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, लेकिन 5390 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। दैट्स इंपॉर्टेंट। इस आई थिंक ग्राफ पे बहुत उसका इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, बट इट्स ए पॉज। 3322 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया और शॉर्ट कवर करे करीब 43,000 कॉन्ट्रैक्ट। एफआईएस के स्टैट्स एक प्रोस्पेक्टिव से, स्पेशली डेरिवेटिव के प्रोस्पेक्टिव से, थोड़ा सा एज रखते हैं आज। दैट्स गुड। अब आते हैं प्लेसमेंट। देखिए आशीष, ये जो पुल बैक आया ना, जब से पुल बैक आ रहा है, हमने नॉट अ सिंगल डे निफ्टी पे अब तक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। नहीं, वो नहीं हो पा रहा है। निफ्टी सक्सीड नहीं हो पा रहा है। 25,000 को आपने रीगेन किया, लेकिन आप 50 डेमा को रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। और वही 25,000 के कॉल राइटर को बोथ इन वीकली एंड मंथली वो एक कन्विक्शन दे रहा है। 57 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और याद रखिएगा, नीचे 24,900 की पुट का ओआई 27 लाख का इसलिए मीनिंगफुल है और इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हमारे पास दूर तक कोई एवरेज नहीं है। तो अभी हम अपना लोअर एज 24,900 और 24,850 लेके चलेंगे। लोअर एज 900 और 850 रहेगा। पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में ये देखिए कंसंट्रेशन, जो बात पे कहा था ना, थर्सडे को इवनिंग में भी था, फ्राइडे को भी था, कॉल कंसंट्रेशन, पुट कंसंट्रेशन एट 25,000। लेवल्स लेके आइए। पहले बेस लेके आइएगा। शॉर्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक बेस 1 स्क्रीन पे है। अगर बेस 1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते वायलेट होता है, तो टेस्ट ऑफ 2477 मैंडेटरी हो जाएगा और वो होगा भी। बट बेस 1 के ऊपर वो हमारा पुट राइटर्स का जोन है, हम बायो डिप्स करेंगे। जब ये ट्रेड हम पिक करें, याद रखिएगा हमें चेक करना है RS1 के आसपास सबसे क्रिटिकल जोन। पहला है कॉल राइटर जोन और दूसरा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स 25054। जिस भी दिन, जिस भी घंटे निफ्टी इस एवरेज को बाइसेक्ट करेगा, अ स्विंग टुवर्ड्स 131,241 पॉसिबल है। ऐसे ट्रेड कीजिएगा निफ्टी को। अगर 241 बाइसेक्ट होता है तो वी विल टेस्ट 290। वो क्या है? फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर एफआईएस को इंडेक्स दोबारा शॉर्ट करना होगा तो वो इसी क्लस्टर में आके करेंगे, नो कि इस एज पे। निफ्टी बैंक को दर्द दे रहा है आपका एज। अच्छा, मैं रिलायंस, ये एक बात कह रहा हूँ, रिलायंस क्रिटिकल होगा। रिलायंस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में अर्निंग से पहले क्या भूमिका निभाता है, इस पर नजर रखिएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। प्लेसमेंट क्या है? 51,500, 51,800 और 52,000। इन तीन स्ट्राइक पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। उनको कन्विक्शन देने में HDFC बैंक पूरी भूमिका निभा रहा है। नीचे 51,000 पे पुट राइटर है और उसके बाद 51,500 पे, 50,500 पे। याद रखिएगा 51,000 पे ही एग्जैक्टली डॉट आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अप्रोच करेगी, लेवल्स लेके आइएगा। टिल द टाइम वी हैव बेस 1 स्क्रीन पे है, नो शॉर्टिंग थॉट। मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं 100 डेमा के नजदीक निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने का तर्क नहीं रखता हूं। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव बेस 1। जो भी ट्रेड पिक करे इस जोन में, उसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा पहले RS के आसपास। वो है करीब 51,433 और 500 का जोन। रेजिस्टेंस रखिएगा स्क्रीन पे। अगर ये
निकलता है तो वी विल टेस्ट 51668 और 757, जहां पे 2 एवरेजेस नीचे आके गिर रहे हैं। इस पर रखिएगा नजर। थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए 757। आशीष। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं स्टॉक सी न्यूज़ बता देता हूँ आज की। वीरू, आपने भी देखे होंगे, तो कुछ मिस हो जाए तो बताते चलिएगा। भाई, हॉर्मास की कमेंट्री से एक बात तो क्लियर हो गई, रखिए आज फिर से मेटल पैक रेडार पे। अगर कुछ होप्स बिल्डअप हो रही थी कि चाइना के एफएम साहब आएंगे और कुछ बढ़िया से स्टिमुलस डोल आउट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। जब कच्चा तेल भी इस खबर पे ठंडा पड़ गया है, तो मेटल्स रेडार पे रखने चाहिए। देखते हैं आज का बिहेवियर। दूसरा, हेडलाइन रिलेटेड लाइक स्टफ है। नहीं, जब मैं बोलूं वाले वाले दिखाइएगा। अच्छा, आप तो मेटल्स दिखा रहे हो, ठीक है, सॉरी। विप्रो रखिएगा स्क्रीन पे। भाई साहब, रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीट होनी थी 2 दिनों की, 16 और 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को आउटकम आना था, थर्सडे को इस हफ्ते। उस आउटकम में दरअसल नतीजों के साथ साथ अब विप्रो कह रहा है हम लोग बोनस इशुएंस भी कंसिडर करेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट, सैटरडे को नंबर्स आने थे, अपने पास Q2 का अपडेट ऑलरेडी आया हुआ है। तो आए तो वही 14-14.5% मेरे ख्याल से Q2 अपडेट में मेंशन था। स्टैंडअलोन रेवेन्यू में इतनी ग्रोथ होगी, उतनी हुई। जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था, है ना। इसके नीचे का मामला गड़बड़ाया हुआ है। 14.5% आय बढ़ी तो इबिटा केवल 0.9% बढ़ा। मार्जिन करेक्ट हो गए, 40 बेसिस पॉइंट घट के 7.6% पे आ गए। तो अगर सिर्फ ऑपरेशनल रह गया था तो ऑपरेशनल थोड़ा सा ठंडा ही परफॉर्मेंस है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है अपग्रेडेशन HAL का। इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो 14th सरकारी कंपनी जो अब महारत्न के लिए अपग्रेड हो गई। महारत्न मतलब यार एक क्लासिफिकेशन का मतलब, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं उतना मैनेजमेंट के पास बैंडविड्थ, पावर, डिसीजन लेने की मौके मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छी खबर तो है ही है भाई, ले दे के। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 1 मंथ का जो लॉक इन पीरियड था शेयरधारकों का, लिस्टिंग के बाद से 1 महीने का लॉक इन आज खुल रहा है। हालांकि बहुत बड़ा ओवरहैंग शायद ना हो, क्योंकि ये जो 1 महीने का लॉक इन वाला पार्ट था, केवल 2% आउटस्टैंडिंग इक्विटी लॉक्ड इन थी, वो आज खुल रही होगी। फिर भी एक ओवरहैंग के तौर पे देख लेते हैं। सुदर्शन केमिकल्स, फ्राइडे को अपन गए थे तो बहुत बढ़िया तेजी थी। ह्यूबैक के पिगमेंट्स धंधे को एक्वायर करा था, याद होगा आपको। वो आपकी स्क्रीन पे गेन्स आ रहे हैं, 18-19% ऊपर था। खरीद तो रहे हैं, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो 16 अक्टूबर, आज हो गई 14, 15, 16, वेडनेसडे को बोर्ड मीट है परसों। QIP के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। इस पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। JSW एनर्जी, इसने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ एक एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी के लिए करार करा है, 1500 मेगावाट की पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज की। GSFC ये कह रहे हैं इन्होंने एक वडोदरा में प्लांट कमीशन करा है, एडिशनल कैपेसिटी ऐड होगी क्रिस्टल की। सूला विनयार्ड्स के भी बिजनेस अपडेट आए, नतीजे नहीं, बिजनेस अपडेट आए, फीके से लग रहे हैं। आय 1.25% गिरी। ओन ब्रांड्स का मतलब खुद के ब्रांड्स की रेवेन्यू केवल 0.3% बढ़ी। वाइन टूरिज्म जो है, मतलब वो वहां जाके सूला विनयार्ड्स में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, वो वाइन टूरिज्म है उनका बिजनेस, 1.25% वो बढ़ी साल दर साल। तो बिल्कुल फ्लैटिश, नो ग्रोथ क्वार्टर कह लीजिए, ऐसा दिख रहा है इस बिजनेस अपडेट के बाद। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो रेडार पर रखने हैं। मैं एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक लेता हूं यहां पे। ब्रेक के बाद जब हम लोग लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हाईलाइट कर देता हूं आज के लिए। मंडे है, 2 एक्सपायरीज अभी तो रहेंगी, नवंबर में जाते जाते ट्रांजिशन हो जाएगा, फिर एक ही वीकली एक्सपायरी की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। अभी एंजॉय करिए। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की और बैंकेक्स की एक्सपायरी। रिजल्ट्स तूल पकड़ेंगे। पिछले हफ्ते TCS, सैटरडे को एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ठीक है। अब आएंगे आज
बाजार बंद होने के बाद मोस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आने हैं, उसके साथ साथ HCL टेक्नोलॉजीज के, ये भी बाजार बंद होने के बाद ही आता है। एंजल वन, SW सोलार, लिस्ट लंबी है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम सिर्फ स्क्रीन पर रख दिए। जापान के मार्केट्स यानी कि निक्केई बंद है, बाकी ठीक है, निक्केई इंपॉर्टेंट था इसलिए मेंशन कर दिया। दोपहर 12 बजे अपना होलसेल इन्फ्लेशन का WPI का प्रिंट आएगा और शाम 5:30 बजे रिटेल का यानी कि CPI इन्फ्लेशन का प्रिंट सामने आ जाएगा। चाइना में आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं भाई, शंघाई के और हैंगसेंग की चाल अपन लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो नजर रखिएगा। नजर रखने की जरूरत नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो चैनल पे जो भी होगा उस टाइम पे एंकर वो मेंशन जरूर कर रहा होगा, टिकट टीम अपडेट कर ही रही होगी आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि उनके ट्रेड बैलेंस, नए लोन्स, ये सब फ्रेश डेटाज आएंगे। यूएस में कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का नंबर सामने आएगा। आज सुबह 10:10 पे कहा जा रहा है RBI गवर्नर शक्तिकांता दास साहब का एक कीनोट एड्रेस है, कुछ वो RBI एट 90 के इनिशिएटिव के अंतर्गत है। देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो अपन उससे पिक करके चला लेंगे चैनल पे। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है, ये है इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट दिन। कभी सोचिएगा आप कि दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे जुड़े लोग जो वॉलंटरली सारे वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ग्लोबली, डिस्टेंस अपन किलोमीटर पे क्यों नापते हैं, लिक्विड को लीटर्स में क्यों, और दुनिया भर में, नहीं तो मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे कुछ और यूएस में कुछ और। तो खैर ये उन्हीं लोगों इंपॉर्टेंस ग्लोबली स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर जो है वो दिन आज इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, उससे जुड़े लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है। खैर कमोडिटी स्ट्रैटेजी में आऊं उससे पहले तब और अब की सेकंड प्लेट चलाइएगा। बॉन्ड यील्ड्स वहीं हैं जहां छोड़े थे, डॉलर इंडेक्स इंच अप हो रहा है। कच्चा तेल थोड़ा कूल ऑफ हुआ क्योंकि चाइना से स्टिमुलस डोल आउट नहीं हुआ है, और गोल्ड जहां छोड़ा था मोटा मोटी उसी जोन्स के आसपास है। अनुज गुप्ता HDFC सिक्योरिटीज के, उनकी तरफ से आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर आएंगी। नेचुरल गैस बेचना है, 229 रुपीज 85 पैसा अनुज का स्टॉप लॉस है। चांदी खरीदने के मौके ढूंढिएगा और स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं आप 9750 के जोन्स पर। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से फ्लैटिश लेकिन स्टिल इन ग्रीन संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।